बेटा नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, काफ़ी कुछ ख़त्म करने के बाद हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत इजी चैप्टर है। हाँ, जो आप लोगों का टफ पोर्शन था यानी कि मोल कॉन्सेप्ट, CBSE ने इस बार यानी कि 2023 के बैच से हटा दिया है। बट जैसे ही आप 11th में पहुँचेंगे तो आपको साथ होगा धप्पा कि चैप्टर 1 ही जो है पूरा मोल कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग 9th में ही मोल कॉन्सेप्ट करेंगे। जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स के लिए हैं वो लास्ट में 1 शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, है ना, या फिर सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास वाला जो आज टर्म है उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। पहले मैं आपको चैप्टर 2 में ये करा चुका हूँ कि हमारे पास एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों का अवेयर हैं। तो एलिमेंट क्या थे बेटा हमारे पास, जो हमारे पास बिल्कुल प्योर फॉर्म में थे एलिमेंट्स, यही हमारे सामने। और जब एलिमेंट मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, कंपाउंड। मैंने आप लोगों को 30 तक के दिए हैं, लेकिन मोस्टली 9th क्लास में 20 तक के एलिमेंट्स याद होने चाहिए, अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक मास एंड देयर वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, कैसे होती है, आज हम लोग सब चीज़ के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है ना, तब भी इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो अभी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बचा के रखूँगा, वरना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मज़ा ही नहीं आएगा तुम लोगों को। फिर कहोगे सर पढ़ रखा है, कुछ नया बताओ। नया कहाँ से बताएंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बचाने के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बचा के भी रखूँगा, बट मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें नई भी बता दूँगा जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी। ठीक है, स्टार्टिंग विद आप लोगों के एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये आपको 20 तक तो याद होने ही चाहिए। बाकी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, यहाँ तक मैंने आप लोगों को लिखवा रखे 30 तक, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एलिमेंट इनमें से ऐसे हैं जिनके आपको मास भी याद होने चाहिए बेटा। सबके वैसे तो आपको प्रोवाइडेड रहेगा क्वेश्चन में, जो आपके पास आप लोगों ने कॉमनली यूज नहीं करोगे, बट आई वांट यू पीपल टू लर्न एटलीस्ट 20 तक के मास आप याद कीजिए। और उनमें से जो आपको मेन याद रखना है, एक हाइड्रोजन का आप रख सकते हैं, दूसरा आप कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का रख सकते हैं, तीसरा आपको ये वो है जो मैं कंपलसरी कह रहा हूँ आपको करना ही है, सल्फर का, क्लोरीन का, पोटेशियम का, कैल्शियम। इसके अलावा आप लोग आयरन का मास याद रख सकते हैं, 56 पॉइंट समथिंग होता है 6, आप 56 याद रख लेना। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है मेजरली, जरा सा कॉपर पूछ लेंगे तो कॉपर का 63.5। 9th क्लास में इससे ऊपर आप लोगों से चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ये 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आप लोग कर लोगे तो बाकी 1-2 तो जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे पास याद होती जाएंगी। बट जो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उन्हें 30 तक के एलिमेंट्स याद करने की हिदायत देता हूँ, कुछों को याद भी है ना, और जिनको याद है भूल गए और रिवाइज करना। बट 20 तक जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको सबको याद होना चाहिए। ठीक है, आप कह लोगे सर कल तो हम यूट्यूब पे देख के आए थे, हम तो 20 करके लाए, नहीं बैठोगे तो नहीं ना, यहाँ बैठे वाले को 30 तक चाहिए। वेल, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इन सब का इस्तेमाल क्या है, तो पहले वैलेंसी जान लें क्या होती है। वैलेंसी हमारे पास होती है बेटा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन देना या लेना। एक्चुअल में अभी जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहाँ पर हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, ऑक्टेट रूल। उस रूल के हिसाब से कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होता है या इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होता है। ये कैसे क्या होता है ये तो हम लोग बाद में जानेंगे। मैंने बोला स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ बचेगा नहीं, इसलिए सारा तो अभी नहीं करा रहा। अब जो एलिमेंट देकर या लेकर स्टेबल होगा उसमें प्लस और माइनस साइन आएगा, वो भी हम वहाँ सीखेंगे। बट अभी के लिए हमें क्या सीखना है, बस वैलेंसी का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। तो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग शेयर्ड बाय एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। तो कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन देना, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल हो जाएगा, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा स्टेबल हो जाएगा। कैसे क्या, प्लीज वेट फॉर चैप्टर नंबर 4। चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हो ही नहीं सकती, पढ़ाना है नहीं है, मेरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना। प्रॉब्लम है भी तो कुछ नहीं कर सकते। अब इस्तेमाल कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो आज की आप लोगों की पहली हेडिंग है मॉलिक्यूलर मास। क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले तो इस चीज को जानते हैं
कि ये जितनी भी हमारे पास मास लिए गए हैं ये किसके रेस्पेक्ट में निकाले गए हैं और स्टैंडर्ड किसका मास है। तो बेटा पहले कई सारी चीज़ थी, जब हम लोगों ने मास निकाला ना तो हम लोगों ने कई सारे एलिमेंट्स को यूज़ किया। कई बार हाइड्रोजन को हमने क्या मान के चल लिया, स्टैंडर्ड मान के चल लिया, इसके रेस्पेक्ट में बाकी सबका माना। फिर ऐसे करते 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 3-4 ट्राई किए और फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन पे आए कि हमारे पास जितनी भी मास की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होंगी वो कार्बन के ही तरीके से निकाली जाएंगी। तो आज हम लोग जो मास को डिफाइन करते हैं वो एक्चुअल में एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। किसकी टर्म्स से डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ये कहाँ से आया, क्या आया, इसको भी मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत डिटेल में कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी के लिए ये समझो आप कि 1/12 मास ऑफ कार्बन का 12 आइसोटोप। अब मेरी बात सुनिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं आपको आइसोटोप का दूँ। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि एलिमेंट तो वही रहेगा पर उसका फॉर्म डिफरेंट हो जाएगा। सर मतलब ऐसा समझो जैसे मैं हाइड्रोजन को उठा लूँ, किसको उठा लिया बेटा मैंने? हाइड्रोजन को उठा लिया। ये यहाँ तक दिख रहा है बेटा, एटम का आपको है। तो हाइड्रोजन को उठा लिया तो देखो यहाँ पर 1H1 एक ये जो नंबर है ये भी चैप्टर 4 में आएगा पर बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मास नंबर। ये क्या है बेटा हमारे पास? उसका मास नंबर। और ये क्या है बेटा मेरे पास? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन का ये हो गया। जो 1H1 वाला है उसे हम लोग कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटियम। अब हाइड्रोजन ही रखूंगा, मतलब हाइड्रोजन का ये फॉर्म क्या है? प्रोटियम। अब रखूंगा तो मैं हाइड्रोजन, पर क्या है एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का चेंज नहीं हो सकता, जो है वो तो सबके हाइड्रोजन के लिए है, पर इसका जो मास है वो 2 पाया गया। तो ऐसे हाइड्रोजन का नाम क्या दे दिया हमने? ड्यूटेरियम। क्या नाम दे दिया बेटा? ड्यूटेरियम। और ऐसे ही हमारे पास तीसरा हाइड्रोजन पाया गया तो उसमें हमारे पास ऐसे मिला कि उस हाइड्रोजन का मास क्या था? 3 था। तो ऐसे हाइड्रोजन का नाम क्या हो गया बेटा हमारे पास? ट्रिटियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो है तो सारे एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन इन सबका मास नंबर अलग है। किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो एक ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट मास नंबर डिफरेंट रहता है, उन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं दे फॉर्म आइसोटोप्स। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? दोज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का 1 है, इस हाइड्रोजन का भी 1 है, इस हाइड्रोजन का भी 1 एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर चेक करना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आइसोटोप है। अब मैंने कहा इन सब का मास मैं कहाँ से लेकर आया हूँगा, तो डिफाइन करी हमने पहले एक एटॉमिक मास यूनिट को। तो एक एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लेके आए? 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। कहने का मतलब है, इसका मतलब कार्बन भी यार कोई अलग अलग फॉर्म दिखा रहा होगा। तो एक जो हमने स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट लिया है किसका लिया है? 1/12 मास ऑफ कार्बन आइसोटोप, यानी कि 1/12 × 12, और इसको हमने क्या लिख दिया? एक एटॉमिक मास। क्या सर कार्बन का और भी कोई फॉर्म है? तो आंसर है यस। कार्बन का आइसोटोप जो दूसरा पाया जाता है वो पाया जाता है C14। ये आइसोटोप हो गया ना। नंबर तो कार्बन का बेटा 6 ही रहेगा, लेकिन उसका मास नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर देखो दोनों में 6 है, लेकिन मास नंबर क्या हो गया? दोनों में अलग अलग हो गया। एक में क्या है? 12, एक में क्या है? 14। तो ये क्या हो गया? कार्बन का आइसोटोप। समझ में आ रहा है आइसोटोप क्यों कह रहा हूँ? तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जो कार्बन का 14th आइसोटोप होता है बेटा, ये हमारे पास थोड़ा सा रेडियो एक्टिव भी होता है। और इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि इस फॉसिल की एज इतनी है, इस फॉसिल की एज इतनी है। ठीक है, तो एज सैंपलिंग यानी कि जब आपको एज निकालना हो, एज डिटरमाइन करनी है, तो हम लोग किस कार्बन का इस्तेमाल करते हैं? C14 आइसोटोप। चलेगा? समझ में आ रहा है? इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब 9th क्लास के हिसाब से अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया। एक ये सारी चीज़ें जितनी भी लिखी है मैंने, एक AMU है सर, एटॉमिक मास यूनिट। सारी किसके रेफरेंस में? हमारे पास कार्बन के 12।
तो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के टर्म्स में हम लोग एक AMU को स्टैंडर्ड वैल्यू में डिफाइन करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास बताने के बाद यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ निकालते कैसे। देखो, अगर आपको सिंपल एलिमेंट दे दे तो उनका एटॉमिक मास मैंने आपके सामने लिख रखा है, वो तो वही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दे कि बताओ भैया कंपाउंड दे रखा है आपको हाइड्रोजन, अब मैंने आपको बताया एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, चैप्टर 2 में हमने ये चीज पढ़ी है, जब एलिमेंट कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। H2 का मतलब क्या है? एक H दूसरे H के साथ कंबाइन हो गया। क्या है H2 का मतलब? कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया है? कंबाइन हो गया है। अब जब एक H दूसरे H के साथ कंबाइन हो गया तो उसने क्या बनाया? H2 बना दिया। H2 बना दिया तो इसका मास कितना निकलेगा? तो देखो बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखो कितना है? 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 एटॉमिक मास यूनिट। आगे AMU लगा देना। अगर इन टर्म्स ऑफ ग्राम आपके ऊपर रखा है तो आप उसे 0 देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी आप लोगों के लेवल पर। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा O2, तो ऑक्सीजन का एक का मास कितना है? यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं। ऑक्सीजन ये रहा, इसका मास हमने कितना दे रखा है? 16। ये वैलेंसी नोट कर लेना सारे, क्योंकि अभी आगे काम आने वाली है। जब हम फॉर्मूला बनाएंगे इस चैप्टर में तो ये सारी वैलेंसी काम आएंगी। कंपाउंड की जो वैलेंसी है वो मैं आपको अलग से लिखवा दूँगा, पर एलिमेंट की वैलेंसी आप लोगों को याद होनी चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, पर 16 तो हमारे पास नॉर्मल मास है। कितने ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? 2। तो यहाँ पे 16 की 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 32। यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर डाई एटम्स की फॉर्म में बनेंगे, यानी कि डायटॉमिक बनेगा, तो आप उसका मास निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हैं आगे। अगली जो चीज़ है वो आप ऐसे समझिए कि CH4, अब आपसे पूछा जाएगा इसका मास कितना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ना है। बस जहाँ पर आपको एलिमेंट अलग दिख जाए तो वहाँ पर आप प्लस का साइन लगा देना। एग्जैक्टली 16 होगा कैसे, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा कार्बन का आपको एक एलिमेंट दिख रहा है, तो 1 इंटू कार्बन का मास कितना है, कुछ भी कर लो, 12 इंटू कार्बन का एक एलिमेंट प्लस 4 इंटू 1। भाई हाइड्रोजन का मास 1 और कितने एलिमेंट, कितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल? 4। अरे वाह, कितना परफेक्ट लैंडिंग हुई है मेरे मार्कर के कैप की, है ना? तो यहाँ पर कितना आ गया? 12 प्लस 4, तो इसका मास कितना हो गया? 16 एटॉमिक मास। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है? अब आपसे अगर कंपाउंड में पूछेगा कि भाई ग्लूकोज का मास बताओ कितना है ना, तो आपको पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास, वेरी गुड बेटा, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है C6H12O6। तो C6 का मतलब क्या है हमारे पास? 12 इंटू 6, समझ में आ गया भाई? 6 है, 6 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, और एक कार्बन का मास कितना है? 12, तो 12 इंटू 6 प्लस H12, तो H का मास कितना था? 1, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 12, तो 1 इंटू 12। मैंने क्या बोला? जहाँ जहाँ पर आपके एलिमेंट आपको अलग दिख रहे हैं वहाँ पर बीच पे क्या साइन लगा देना है? हमें प्लस लगा देना है। तो यहाँ पे प्लस लगा दो, तो 6 इंटू ऑक्सीजन का सिंबल कितना है? 16। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 72 प्लस 12 प्लस 96, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ऐसे ग्लूकोज के अलावा आप लोगों से किसका पूछ सकता है? सुक्रोज का पूछ सकता है। सुक्रोज का जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, राइट? अब इसका मास जो हमारे पास है वो कितना आएगा? आइए इसको चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे? 12 इंटू 12, राइट? भाई 12 कार्बन का मास इंटू 12 इसके नंबर ऑफ एटम जितने दे रखे हैं प्लस। हाँ, सुक्रोज एक्चुअल में 2 कंपाउंड को मिला के बनता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। होता है ये भी शुगर ही है। ऐसे शुगर को हम लोग डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। ये जो ग्लूकोज है ये सिंगल यूनिट होती है, इसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं। सैकेराइड मतलब शुगर ही, ठीक है? तो ग्लूकोज भी एक सुक्रोज है पर डाइसैकेराइड, 2 कंपाउंड को मिलके बना हुआ, ठीक है? ये आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे क्लास 11 की बायोलॉजी में या फिर क्लास 12 की केमिस्ट्री। तो 12 इंटू 12 मैंने कार्बन का कर दिया है, एलिमेंट अलग हो रहा है तो बीच में प्लस का साइन, तो प्लस 22 इंटू 1
और प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता था 16। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 176। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 6 4 10 तो 12 342। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का मॉलिक्यूलर मास। अब मैं अलग अलग चीज़ के निकाल के दिखाऊँ, इससे अच्छा आपको समझ में आ गया निकालना कैसे है। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए इसे मैं हटा दूं आप लोगों को बेटा। यहाँ पर मैं आप लोगों का ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ और अगली जो हेडिंग है वो हमारे लिए 2023 में जो सीखना चाहते हैं उन बच्चों के लिए और जो 11th में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए है। अदरवाइज जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए बैठे हैं वो यहाँ से भी जा सकते हैं और वीडियो बंद करके अगली वीडियो भी चला सकते हैं। जो बच्चे अगर उसमें देख रहे हैं तो किसी को जाना है तो चले जाओ, पर मुझे पता है हिम्मत तुम्हारी हो नहीं रही होगी, जाने का मन भी होगा तो भी नहीं जाओगे, इसलिए आराम से बैठ के मोल कॉन्सेप्ट पढ़ ले। तो बेटा जो हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास क्या बताता है, कैसे बताता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, आइए जान लेते हैं। देखो पहले तो मोल देखो, मोल क्या होता है। एक्चुअल में हमारे पास केमिस्ट्री में अगर किसी भी क्वांटिटी को बताना है तो हम लोग जैसे बताते हैं ना 1 किलो चावल ले लेते, 1 किलो ये ले लेते। तो एक्चुअल में अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में डील करना होता है तो हम लोग मोल की टर्म्स में करते हैं। तो ये भी एक यूनिट है व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल भी एक यूनिट है जो कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को केमिस्ट्री में डील करती है, और तो कोई बड़ी चीज है नहीं। तो ये जो मोल है ये हमारे पास एक क्वांटिटी है जो किसको बताती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं तो आप लोगों को आज कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और ये फॉर्मूले इतने अच्छे हैं कि जब आप 11th क्लास में जाओगे और आप चैप्टर 1 खोलोगे आप कहोगे सर वाह मजा आ गया, ये हमें समझ आ गया। और 11th क्लास का चैप्टर 1 भी आपका ऑलमोस्ट आज हो जाएगा इन फॉर्मूलों की मदद से। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। मैं पहले 9th के 2 तरीके की बात करता हूँ। जो 9th की पुरानी बुक है जो आपके पास है उसमें दे रखे हैं, उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का तरीका बताया गया है किसी भी सब्सटेंस का मास अपॉन मोलर मास। अब ये मोलर मास तो आप लोगों को याद होना चाहिए कुछ बेटा। सबसे लास्ट टॉपिक आपका, इसके भी आगे करो, इसके भी आगे करो। ये तो चैप्टर खत्म हो गया, आपने चैप्टर कर तो नहीं खोल रखा, मोल कौन से मिल गया ना, बस ये। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये आपके पास कौन सा मास है ये जान लेते हैं। ये आपको गिवन रहेगा, गिवन मास होता है एक्चुअली। और मोलर मास तो हम लोगों ने अभी तक सारे एलिमेंट के देख ही लिए, जितने आएंगे मैं उसी में से पूछूंगा आपसे अभी के लिए। बाकी धीरे धीरे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और लेवल हमारा आराम से बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा फॉर्मूला आपके पास रहने वाला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स अपॉन एन। अब ये Na क्या बना है, आइए इस चीज को जान लेते हैं। एक्चुअल में ये जो Na है ये Na है आपके पास एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर बेटा, एवोगैड्रो नंबर। और ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशन में बताया 6.67 10 की पावर -11 रहती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। हालांकि चैप्टर अभी हम दोबारा करेंगे, अभी वो हाफ ईयरली के हिसाब से हमने कर लिया था, दोबारा कर लेंगे, डोंट वरी। तो ऐसे ही ये एवोगैड्रो नंबर में कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10 की पावर 23। समझ में आया? अब आप मुझे ये बताओ, केमिस्ट्री को हटाकर छोटी सी मैथमेटिक्स लेके आता हूँ, एक छोटी सी। अगर मान के चलो आपके पास A = B, समझना मेरी बात, A = B है और इसने बोला A = C भी है, तो क्या ऐसी कंडीशन में आप लोग B = C लिख सकते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर A B के बराबर है, A C के बराबर है, तो आप B C के बराबर कर सकते हैं। B C नहीं, B = C बेटा। इतनी हंसी कहाँ आ रही है तेरे चेहरे पर, हैं? आज तो वैसे नहीं आया जयंत तो, हैं? फिर भी BC में हंसी आ रही है तुझे, गाली वो देता है बैठ के पीछे,
मैंने सुनी पीछे मत मोड़ दो। हाँ मुझे पता है तो कितनी BC कर दो, सॉरी B इक्वल टू C करता है ना। तो कुल मिला के कहानी कहने का मतलब ये है, अगर A B के बराबर है और A C के बराबर तो B C के बराबर है। कहने का मतलब सुनो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इसके भी बराबर है और नंबर ऑफ मोल्स इसके भी बराबर है। तो क्या इन दोनों फार्मूलों को मैं एक दूसरे के इक्वल रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूले को मैं ऐसे रखता हूँ, मास अपॉन मोलर मास बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग करेंगे इसको एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा, बता रहा हूँ 2 क्लास लगेंगे इसकी। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 9 के हिसाब से बोर्ड से बैठे वो अगली 2 क्लास तक ना आए तो भी चलेगा, ठीक है। और जिनको आगे बहुत कुछ करना है वो जरूर आए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन या एटम्स अपॉन एन, ठीक है। जिन बच्चों का प्लान है आगे साइंस लेना है वो जरूर आए, और जिन बच्चों का प्लान है आगे हमें तो कॉमर्स लेनी है, हमें तो आर्ट्स लेनी है, हैं गिड़ियाँ मारेंगे फिर हम सर। ऐसा नहीं बेटा, पढ़ना उसमें ही पड़ता है, आर्ट्स में और कॉमर्स में, ठीक है। चलिए अब ये आपके पास समझ में आ गया मैंने कैसे इक्वल रखा, राइट। एक एनसीईआरटी का बच्चा सा ही क्वेश्चन है, देना बेटा जरा। मैं पहले इस क्वेश्चन को खत्म करा देते हैं फिर मैं अपना लेवल लेके आता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इसने बोला है बताइए 52 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओहो ये तो बहुत भारी क्वेश्चन हो गया। शाबाश सीख गए। देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स पूछा, नंबर ऑफ मोल्स पूछा और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया मास अपॉन में मोलर मास। मास कौन सा मास था ये? गिवन कितना गिवन है? 52 ग्राम यहाँ पर लिखिए अपॉन में मोलर मास ऑफ हीलियम 4 आ गया, 4 को यहाँ पर लिख दो। तो भैया इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए? 13 मोल। तो देखो भैया मुझे किसी से ये कहने की जरूरत नहीं है तू 52 ग्राम हीलियम दे दे भाई, 13 मोल हीलियम दे दे। क्या बोला मैं कि मोल एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए केमिस्ट्री की भाषा में यूज होती है, और कुछ थोड़ी है। समझ में आ रहा है? मोल कोई बड़ी चीज थोड़ी है, सब्सटेंस की यूनिट नापने की। 10 का 1 मोल मतलब अच्छा ये कहना चाह रहा है सब्जी बेचेंगे तो कह रहा है हमें 10 का 1 मोल है। बड़ा अच्छा केमिस्ट बन रहा है। अच्छा आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। और देखो इन 12.044 into 10 की पावर 23 इसने रखा है। अगला क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 into 10 की पावर 23 हीलियम एटम्स। इतने एटम्स में कितने मोल होंगे? देखो आपको एक्चुअल में ये क्या दे दिया है इसने, नंबर ऑफ एटम्स दे दिए और पूछे क्या है नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, इसको उड़ा दूं बेटा इस वाले पोर्शन को प्लीज, यहाँ पे उड़ा दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अब जो भी होगा वो तो मिट गया। तो आप लोग अपनी मेहनत करना और थोड़ा सा रिकॉल करना। बाकी मैंने आपको मास पहली क्लास में 9th क्लास में इंट्रोड्यूस कराया था तब इसी से कराया था, है तो ठीक है देख लेते हैं। तो बेटा एक बच्ची का आंसर भी आ गया है कि सर आपके नंबर ऑफ मोल्स बराबर, ओके तुम्हारा आंसर आ गया, पहले दीजिए तो क्या हो गया, बड़ा हो गया ज़्यादा, मार इसके खींच। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपॉन एन। तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितना दे रखा है 12.044 into 10 की पावर 23 अपॉन Na की वैल्यू फिक्स है 6.022 into 10 की पावर 23। अरे वाह भाई जिसका 2 आंसर आया है नंबर ऑफ मोल्स, बधाई हो। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन तो हमारे पास हो गए। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। क्या कहता है? कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। और देखो बेटा मैंने आपको पहले बता दिया अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे ना तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आप भयभीत नहीं होंगे। लेकिन अगर वही 1-2 नंबर के लिए सर ये तो बोर्ड में आ ही नहीं रहा, ये कर रहे हो, चले जाओ भाग जाओ। कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग पहला है, उसकी तरफ क्या देखा, तू भाग जाओ पीछे देख रहा है। अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस में, ध्यान से देखो बेटा 0.5 मोल ऑफ N2 का मास कितना होगा, यही पूछा है ना, कैलकुलेट द मास। ठीक है 0.5 मोल, अपना क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल बराबर मास अपॉन में मोलर मास। कितने मोल दे रखे हैं 0.5, मास हमें कैलकुलेट करना है x, मोलर मास
पता है नाइट्रोजन का 14 होता है, लेकिन 2 है 28 हो जाएगा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो ये ग्राम में ना बोल रखा है, सारी चीज़ें हम लोग ग्राम में लेके चलेंगे, तो इसका आंसर 14 है। नेक्स्ट आपके पास आया है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल एन एटम। अच्छा ओके, ये एन एटम है, ये N2 का था, ये N है, तो 0.5 मोल ऑफ एन एटम का बोला है। क्या फर्क पड़ जाएगा, इस जगह पर क्या रखना है 14, क्योंकि ये N का है ना, यहाँ पे N2 था, अगले क्वेश्चन में N दिया, मुझे लगा क्वेश्चन सेम है, बट वो एक N था और एक N2 था, तो सेम फॉर्मूला 0.5 इज इक्वल टू x अपॉन 14, तो 7 आ जाएगा। आंसर आप अपने आप चेक कर लेना, 7 है। अगला है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। इतने नंबर ऑफ एन एटम का मास कितना होगा, तो मैं इस फॉर्मूले को इसके साथ रख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था। तो मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल्स टू, क्या कैलकुलेट करना है, मुझे मास करना था ना, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एन। नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं 3.011 10 की पावर 23 अपॉन Na का मतलब कितना है 6.02 10 की पावर 23 बेटा। ये हमारे पास कट गया, हो गया 0.5, 1/2 आ गया बेसिकली। मास हमें निकालना था x अपॉन मोलर मास ऑफ n, n या n2 n, तो ये आ गया बताओ 14, गलत बता रहा है कोई मेरे को, 1/2, तो x की वैल्यू 7 आएगी बेटा, 7 आएगी 7 ग्राम, 0.5 नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.2। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है 6.02 10 की पावर 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसके ऊपर कितना दे दिए 6.022 10 की पावर 23। अगले क्वेश्चन की बता, 6.022 10 की पावर 23 दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है N2 दे रखा है यहाँ पर, तो कितना आ गया मास अपॉन 28 इज इक्वल्स टू ये x अपॉन 28 इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 28 ग्राम। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक बताइए आप लोगों को कोई डाउट है। अब अगले क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एक्चुअल में चाहे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, एटम्स पूछ लें, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लें, हमें तो सर आपने एक ही फॉर्मूला बताया है, हम तो उसी फॉर्मूले पे रहेंगे और उसी फॉर्मूले से सीखेंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को करना, जिसमें माइक्रोस्कोप से दिख ना इससे ही दिखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। हाँ, पर कुछ एटम जो बड़े बड़े आए वो दिख जाएंगे तुम्हें, कि कैसे क्या होता है वो दिख जाएंगे इस माइक्रोस्कोप से, तो मेरे पास पड़ा हुआ है वो दिख जाएंगे, लेकिन उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पॉसिबल नहीं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। हाँ, बड़े एटम देख ही जाएगा। ठीक है, तो वो तुम कोई सा भी वो लेके स्ट्रेन करके देख लो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिखा दूंगा। नेक्स्ट 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 कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या कैलकुलेट करना है इस बार हमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि आप लोग समझ गए हो क्या कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत वाली चीज़ तो नहीं है। किसने पूछा है 46 ग्राम ऑफ Na एटम, 46 ग्राम ऑफ Na एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, मास दे रखा है 46 अपॉन सोडियम का मोलर मास 23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख सकता हूँ मैं आराम से यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, लिख दिया ना मैंने वहाँ पे, ये आ गया 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने थे, तो कितना आ गया 2Na इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 2 × 6.022 करके अपना आंसर निकाल देना, जो भी वैल्यू आएगी 12.044 × 10 की पावर 23। समझ में आ रही है सारी चीज़ें। अगला बोला है 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल में कितना हमारे पास कहानी होगी, तो बता दो भैया 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स में कितना आपके पास होंगे। तो क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, 8 अपॉन O2 का मास 32, 1 का 16 और 2 का 32 देंगे, तो 1/4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे पूछा है अपॉन Na, तो आ जाएगा 1/4, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 6.022 × 10 की पावर 23 अपॉन 4। भाई ये निकालना था ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये Na ऊपर पहुंच जाएगा, 1/4 इंटू ये हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 1.51 × 10 की पावर 23। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा दे रखा है 0.1 मोल कार्बन एटम्स, बात है नहीं बेटा, टॉपिक बाद में कौन सा मारेगा, 0.1 मोल कार्बन एटम, तो सिंपल हो गया, तो बहुत सिंपल हो गया, डायरेक्ट इसमें लगा दो 0.1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी हमें निकालना है पार्टिकल्स अपॉन Na, 6.022 की मल्टीप्लाई करता है 0.1 10 की पावर 22 हो जाएगा।
23 है ना, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। 6.022 × 10⁻²2। तो ये हमारे पास कहानी आ जाएगी इसकी। अगला इंटेक्स क्वेश्चन जो आपके बुक में दे रखा है वो कहता है इफ 1 मोल कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। निकाल लोगे, नंबर ऑफ एटम 1 दे रखा है, 1/Na इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास आपको समझो ना, एक एटम का पूछा है ना, तो ऐसे करोगे, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम अपॉन Na। इसने पूछा है एक एटम का मास कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू 1 दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कार्बन का पूछा है C का, हाँ कार्बन एटम का मतलब है सिंपल C, तो ये आ गया नंबर ऑफ एटम 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 10⁻23। यहाँ पे क्या आ जाएगा x/12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12/6.02 × 10⁻23, ये आ जाएगा बेटा। वे वैल्यू कर लोगे बहुत छोटी हो जाएगी ना, 10⁻23। और वैसे ही बिल्कुल सच बात है, एक एटम का तो मास बहुत छोटा होगा ना, समझ में आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है हमारे पास। नेक्स्ट है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम आयरन। मैंने आपको आयरन का मास लिखवाया था 56, ठीक है। इसने पूछा है 100 ग्राम सोडियम या फिर 100 ग्राम आयरन, इनमें से किसका मास ज़्यादा होगा, ये आपसे पूछा है। नहीं, किसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे ये पूछा है। आपको आयरन हैवी दिखता है और आयरन हैवी दिखने की वजह से आपको लगता होगा नंबर ऑफ एटम्स इसमें ज़्यादा है, पर शायद ये गलत हो सकता है। क्यों, हमें तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा भैया मास अपॉन में मोलर मास बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में Na के, एवोगैड्रो नंबर के, ठीक है। अब आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा था तो मास कितना रहेगा, पहले सोडियम में निकाल देता हूँ, 100 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास कितना था सोडियम का 23, नंबर ऑफ एटम x अपॉन Na मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 23 को काटूंगा तो 4.4 समथिंग आएगा, 92, 23 हो जाए 92, 80 बचेगा तो 3 आएगा, 4.3 इतने इनटू Na, ये हो गए इसके नंबर ऑफ एटम्स, राइट। सोडियम के नंबर ऑफ एटम समझ में आ गए, सिंपल सी बात है, x निकालना था, इधर पहुंच गया Na, इसको सॉल्व कर दिया तो 2 पॉइंट समथिंग है एग्जैक्टली। Fe का मास हमने कितना निकाला था, 2 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं 1 पॉइंट, हाँ। तो इसके लिए 100 ग्राम Fe के देखो 100 तो हमें गिवन मास अपॉन मोलर मास हमारे पास 56 इज इक्वल्स टू x हमें निकालना है Na दोनों के लिए सेम है, तो कोई अंतर आएगा नहीं, तो 1.8 समथिंग आएगा, तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई 1.8 Na। अब बताओ किसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, ये बड़ा होता है या फिर ये बड़ा होता है, बताओ। 4.3 बड़ा है 1.8, कौन कह रहा था मुझसे Na बड़ा है, हाथ खड़े कर लो, बस ऐसे कर लिया करो, एक हाथ में थोड़ा करो, है ना, हमसे तो होना नहीं सर, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ हो गई जो आपकी एनसीईआरटी में मूल कॉन्सेप्ट दे रखा है। अब मैंने पहले बोला था एनसीईआरटी खत्म करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आप लोग पूरी 11th में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर अच्छी बुक कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो कि मुझे पता है अच्छे लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का, हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर आपके सामने अब, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया था नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले तो हमने देख लिए थे। अगला जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा P इंटू वी अपॉन R इंटू टी। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें क्या क्या बता रही हैं आइए जानते हैं। बेटा P हमें यहाँ पर बता रहा है प्रेशर, P क्या बता रहा है प्रेशर, V हमें क्या बता रहा है बेटा वॉल्यूम, R एक गैस कांस्टेंट है, और अभी आप लोगों के लिए जब R की वैल्यू पूछेगा तो 8.314, मतलब हो सकता है 9th में ज़्यादा वैल्यू ना पूछे, या तो एक ये रहेगी या एक ये। देखो अगर जूल पर केल्विन में पूछता है तो आपके पास ये है, और कैलोरी पर मोल में पूछेगा तो आपके पास ये है। R की वैल्यू चेंज होगी, बट आप लोग याद रखना R की वैल्यू 8.314, इतना भी भूल ही जाओ, बस आपके लिए तो वैसे 8.314 ही देनी चाहिए। T हमारे पास क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके इक्वल है PV/RT। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अगला जो नंबर ऑफ मोल है वो एक्चुअल में आज आप लोगों को मैं 2 चीज बताता हूँ। एक तो होता है हमारे पास
एनटीपी, एक होता है एसटीपी। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी हमारे पास होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड और नॉर्मल में क्या फर्क होता है बेटे? नॉर्मल में हमारे पास जो कहानी आती है वो आती है कि आप लोगों के पास जब कोई भी चीज़ नॉर्मल, जैसे इस समय पर ये एनटीपी है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, बट मैं किसी चीज़ की कंडीशन फिक्स करता हूँ, जैसे वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इवेपोरेट तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, पर बॉयल जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। तो ये टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया ना, तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगी कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पे फिक्स होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। याद रखना ये वॉल्यूम एसटीपी पे आप किस में लेंगे? इन लीटर्स। वॉल्यूम किस में लेंगे बेटा? आप लीटर में लेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये मोलैरिटी क्या होता है बेटा? आप लोग इसके लिए अगले लेक्चर का इंतजार करें, इस लेक्चर में आपको नहीं बताया, बस ये क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। तूने पूछ लिया है फिर कहेगा सर वहाँ तो पढ़ाया था, मुझे यहाँ नहीं पढ़ाया, है ना? ऐसा नहीं होगा। जो आप वहाँ पढ़ रहे हो ना इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ा देंगे, टेंशन ना। 1 2 3 4 5 ये फॉर्मूला हो गया। अब एक फॉर्मूला में से है नहीं, बट फिर बना देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, सिंपल से इसी से डराइव हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स, देखो जरा ये मास है, कई बार आपको मास नहीं दे रखा था, लेकिन आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकता हूँ मैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप इसको लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास से भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है? अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि तो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है यार, ये भी सब इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स से सभी चीजें इक्वल हैं। तो जैसे मैंने आपको A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी बताया था ना? जब ये सारी चीजें नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है तो मुझे बताओ क्या ये सारे फॉर्मूले आपस में दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएंगे? तो सारी चीज नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है तो सारे फॉर्मूले इक्वल है। यस बेटा, ये होंगे भी। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पीवी बाय आरटी और इज इक्वल्स टू कौन सा रहेगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 पांचवा कौन सा रह गया इनमें से? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, ये सबसे पहले करा था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na इज इक्वल्स टू, बताओ इनमें से 1 2 3 4 5 एक और रह गया कोई सा? हाँ, V एट STP, V एट STP अपॉन 22.4। और ये सब किसके इक्वल हैं? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आप किसी को किसी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा मैं कहता हूँ, इफ द मोलैरिटी ऑफ 2 लीटर सॉल्यूशन इज 5, what will be the molarity if the same solution is increased to 5 लीटर? अब देखो यहाँ तो सर ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, बस मोलैरिटी और वॉल्यूम का आपने एक ही फॉर्मूला बताया है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बस ये बताया आपने। तो मैंने क्या बोला, इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। आप लोगों के पास एक खासियत और है इस फॉर्मूले की कि इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बाउंसर मार रहा है, कहने का मतलब सुनो, इस फॉर्मूले को क्या आप मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम की टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरी वाली मोलैरिटी को आप ऐसे लिख दो भाई, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, यानी कि ये फॉर्मूला खुद के साथ भी इक्वल। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B चलेगा। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूम चलेगा। इसको सॉल्व करना है। पहले की मोलैरिटी दे रखी थी 5, वॉल्यूम दे रखा था 2, दूसरे की मोलैरिटी पूछा है, वॉल्यूम दे रखा था 5, 5 से 5 गया तो जो अगले की मोलैरिटी आई वो 2 आई। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है बेटा?
मोलैरिटी की यूनिट जो आती है वो आती है आपके पास मोल पर लीटर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो हमारी अगली क्लास होगी, मैं आपको इन सभी फॉर्मूले में इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि 9th क्लास के हिसाब से मास्टरी आ जाए। ठीक है, आज के लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट कहीं रखेंगे, पहले ये खत्म करने के बाद फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे ये डाल्टन साहब हैं और ये 2-3 पोस्टुलेट्स हैं, लॉ हैं, फॉर्मूले हैं। तो इस लेक्चर में हमें कम से कम 6-7 लेक्चर लग जाएंगे इस चैप्टर को खत्म करने के, लेकिन इस चैप्टर के बाद आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से कोई डाउट नहीं बचेगा। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, इसका दी एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।